स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। मोहम्मद घोरी कौन था, उसने भारत पर आक्रमण क्यों किए, क्या कारण रहे, उसके विस्तृत जानकारी आज मैं आपको संपूर्ण वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मोहम्मद घोरी कौन था, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं मोहम्मद घोरी कौन था। मोहम्मद घोरी गजनी और हिरात के बीच स्थित घोर प्रदेश का निवासी था। उसका वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद घोरी था। मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद घोरी के भाई और गौर के सुल्तान गयासुद्दीन ने 1173 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया। इससे गजनी के शासन प्रबंध के लिए मोहम्मद घोरी को वहां का सूबेदार नियुक्त किया गया। यद्यपि गजनी में स्वतंत्र रूप से शासन करता था, किंतु वह अपने भाइयों से गयासुद्दीन के प्रति भी पूर्ण निष्ठावान रहा। तो मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण किए और भारत पर आक्रमण किए तो कौन कौन से उसके जो महत्वपूर्ण आक्रमण हैं उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। देखिए, जो आक्रमण मैंने आपको बताया इनकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। मुल्तान पर आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मोहम्मद घोरी ने मुल्तान पर 1175 में आक्रमण किया। मुल्तान पर उस समय कर्मार्थीन संप्रदाय के मुसलमान शासक का शासन चल रहा था। मुल्तान का शासक मोहम्मद घोरी के आक्रमण का सामना नहीं कर सका, जिसके परिणाम स्वरूप घोरी ने शीघ्र ही मुल्तान पर अधिकार कर लिया। दूसरा आक्रमण उसने उच्छ पर आक्रमण 1176 में। मुल्तान पर अधिकार करने के उपरांत मोहम्मद घोरी ने 1176 में उच्च के दुर्ग पर आक्रमण किया और छल नीति के द्वारा वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तीसरा आक्रमण उसका जो होता है वह गुजरात पर आक्रमण होता है। तो देखिए, 1178 ईस्वी में कब किया उसने? 1178 ईस्वी में मोहम्मद घोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट मोहम्मद घोरी का सामना किया। मूलराज द्वितीय की सेनाओं ने मोहम्मद घोरी को बुरी तरह परास्त किया। यह मोहम्मद घोरी की भारत में पहली पराजय थी। तो गुजरात आक्रमण पर मोहम्मद घोरी को पहली पराजय का सामना करना पड़ा। पंजाब पर आक्रमण मूलराज द्वितीय से पराजित होने के पश्चात घोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदल लिया। इसके पश्चात उसने पंजाब की ओर बढ़ना शुरू किया। पंजाब में गजनवी वंश के अयोग्य शासक मलिक खसरू ने उसका विरोध किया, परंतु वह परास्त हो गया। 1179 ईस्वी में मोहम्मद घोरी ने पेशावर को विजित किया और 2 वर्ष बाद उसने लाहौर पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? लाहौर पर। और खुसरो ने अति मूल्य भेंट तथा अपने एक पुत्र को बंधक के रूप में देकर अपनी रक्षा की। इसके पश्चात 1185 में मोहम्मद घोरी ने सियालकोट, कहाँ आक्रमण किया? सियालकोट को विजय कर लिया और वापस चला गया। मोहम्मद घोरी के वापस चला जाने के पश्चात खुसरो ने पहाड़ी खोखुर जाति की सहायता लेकर सियालकोट को जीतने का प्रयत्न किया, परंतु वह असफल हुआ। 1786 ईस्वी में मोहम्मद घोरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। उसने छल नीति का अनुसरण करते हुए खुसरो को मिलने के लिए बुलाया और विश्वासघात करके उसे कैद कर लिया। इसके पश्चात संपूर्ण पंजाब पर उसका अधिकार हो गया और उसने 1192 ईस्वी में मोहम्मद घोरी ने गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो को कत्ल कर दिया। तो ठीक है फ्रेंड, जो विस्तृत जानकारी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप अंत तक देखिएगा। भटिंडा पर आक्रमण, अगला आक्रमण जो है उसका भटिंडा पर 1189 1189। मोहम्मद घोरी ने सीमावर्ती भटिंडा के किले पर आक्रमण करके उसे विजित कर लिया। महत्वपूर्ण उसका आक्रमण होता है तराइन का प्रथम युद्ध। बात करते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पंजाब को विजित करने के पश्चात मोहम्मद घोरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौथी कहते हैं कि राज्य की सीमाओं से मिलने लगी। जब मोहम्मद घोरी ने दिल्ली और अजमेर के चौहान वंशी शासक से उसकी सीमाएं लगने लगी, तो मोहम्मद घोरी के भटिंडा पर अधिकार कर लेने के पर पृथ्वीराज चौहान संशकित हो उठे। जब मोहम्मद घोरी भटिंडा पर अधिकार करने पर पृथ्वीराज चौहान संशकित हो उठा, अतः मोहम्मद घोरी का सामना करने के उद्देश्य से
अति शक्तिशाली सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान ने कूच किया और 1192 ईस्वी में थानेश्वर के समीप एक स्थान है तरायन के मैदान में दोनों पक्षों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान में घमास इस युद्ध में मोहम्मद गोरी गंभीर रूप से घायल हुआ। मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है। उसने अपने कुछ वफादार जो सैनिक होते हैं उनके साथ वह मैदान छोड़कर भाग निकलता है और सफलतापूर्वक भाग जाता है। मोहम्मद गोरी के भागते हुए मुसलमान सेना युद्ध छोड़कर भाग निकली। भारत में मोहम्मद गोरी की यह दूसरी पराजय थी। पहली पराजय के बाद मोहम्मद गोरी की यह दूसरी पराजय होती है तराइन के प्रथम युद्ध में। अब बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। मोहम्मद गोरी तराइन के प्रथम युद्ध की पराजय को भूल नहीं सका। तो देखिए उसकी जब पहली बार पराजय दूसरी बार पराजय होती है तराइन के युद्ध में तो उस भूल को भूल नहीं सकता वो, और वह स्वयं को अपमानित अनुभव करता है, घृणित अनुभव करता है। और पृथ्वीराज चौहान को परास्त किए बिना भारत में आगे नहीं बढ़ सकता। उसे पता था कि अगर वो पृथ्वीराज चौहान को परास्त नहीं करता है तो भारत में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अतः एक वर्ष में मोहम्मद गोरी ने युद्ध की तैयारी की, युद्ध की रणनीति बनाई एक साल में, क्योंकि देखिए 1191 में युद्ध होता है, 1192 वो पुनः युद्ध के लिए आता है, युद्ध की तैयारी करता है। 1,20,000 की चुनी हुई घुड़सवार सेना को लेकर गजनी से चला। बहुत बड़ी विशाल सेना को लेकर वह घुड़सवार सेना को लेकर गजनी से चला। उसने लाहौर पहुंचकर पृथ्वीराज के पास संदेश भेजा कि वह इस्लाम और इसके आधिपत्य को स्वीकार कर ले। जब वो संदेश भेजता है तो पृथ्वीराज ने उसे वापस भारत से लौट जाने का परामर्श देता है। कहता है पृथ्वीराज चौहान के भारत से पुनः लौट जाओ। मोहम्मद गोरी ने भटिंडा को जीतकर तराइन के मैदान में प्रवेश किया। जब मोहम्मद गोरी भटिंडा जीतकर पुनः तराइन के मैदान में प्रवेश करता है, इधर पृथ्वीराज भी अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचता है। इस बार बहुत से अधीनस्थ सामंत और हिंदू राजा भी पृथ्वीराज की सहायता के लिए साथ खड़े होते हैं। तराइन के मैदान में पुनः दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है, पुनः लड़ाई होती है। इस बार मोहम्मद गोरी ने छल कपट की नीति का पालन व धोखे से पृथ्वीराज चौहान की विश्राम करती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज को परास्त कर दिया। पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया तथा बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो यहीं से देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध मध्यकालीन भारतीय इतिहास में निर्णायक और युग परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय का परिणाम स्वरूप हिंदुओं के गौरव का सूर्य सदैव के लिए डूब गया। पृथ्वीराज चौहान के बाद ऐसा कोई भारतीय नरेश नहीं बचा जो मुस्लिम आक्रामकताओं के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा संगठित करके युद्ध चला सकता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी और मोहम्मद गोरी के लिए भारत विजय की आकांक्षाओं का पूर्ण करना आसान हो गया। तो देखिए दो ये महत्वपूर्ण जो युद्ध किए उसने तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध। अगले युद्ध के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए अगला जो युद्ध है वह है कन्नौज पर आक्रमण। कन्नौज पर आक्रमण करता है वह 1194 ईस्वी में। तो चलिए आगे अगर बात करते हैं कि 1194 ईस्वी में अब कन्नौज पर आक्रमण करता है। इसे चंदावर का युद्ध भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? चंदावर का युद्ध भी कहते हैं। मोहम्मद गोरी कन्नौज के गढ़वाल वंशी शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। उसने भारत में कन्नौज का राज्य बहुत शक्तिशाली माना जाता था। उस समय भारत में कन्नौज का जो राज्य था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता थी। क्या थी? शत्रुता थी। इस कारण उसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज को सहायता नहीं दी थी। अतः इस अवसर पर उसे भी मोहम्मद गोरी से अकेले युद्ध करना पड़ा। दोनों पक्षों के मध्य चंदावर के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय होने ही वाली थी कि जयचंद के अचानक कुतुबुद्दीन का एक तीर लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जयचंद की मृत्यु होते ही हिंदू सेना रणक्षेत्र से भाग खड़ी हुई। इस युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने वाराणसी नगर को लूटा, मंदिरों को तोड़ा व मस्जिदों का निर्माण कराया। इसके बाद चलिए आगे अगर बात करते हैं अजमेर, झांसी व दिल्ली में विद्रोह। जयचंद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी भारत में वापस चला गया और विजित प्रदेशों को संगठित करने का उत्तरदायित्व अपने विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक पर छोड़ जाता है। तो देखिए मोहम्मद गोरी के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए इल्तुतमिश होता है। चलिए आगे और बात करते हैं
मोहम्मद गोरी के भारत से चले जाने के पश्चात 1192 व 94 के मध्य अजमेर, झांसी तथा दिल्ली में मुसलमानों के विरुद्ध विद्रोह हुए, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें दबा दिया। तो वापस गजनी चला मोहम्मद गोरी चला जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ शासन संभालता है। चलिए अगला जो है बयाना एवं ग्वालियर पर आक्रमण। ये 1195 ईस्वी से 1196। बयाना एवं ग्वालियर पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया। इस बार उसने बयाना को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर का किला अत्यंत सुदृढ़ था, इस कारण उस पर अधिकार करना आसान नहीं था। इसलिए मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर के शासक सलक्षणपाल से संधि कर ली। किससे संधि कर ली? सलक्षणपाल से। और ग्वालियर के शासक ने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मोहम्मद गोरी ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए ग्वालियर के किले पर पुनः आक्रमण कर दिया। लगभग 1.5 वर्ष के भीषण संघर्ष के बाद उसका ग्वालियर के किले पर भी अधिकार हो गया। अगला जो अगर बात करते हैं टॉपिक अपना, तो वो है गुजरात पर आक्रमण। किस तरह से उसने गुजरात पर आक्रमण किया? तो देखिए 1197 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के भारत से चले जाने के पश्चात राजस्थान के मेद तथा चौहान राजपूत ने गुजरात के चालुक्यों की सहायता से लेकर तुर्की को राजस्थान से निकालने का प्रयत्न किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी से सैन्य सहायता प्राप्त कर राजपूतों पर आक्रमण किया और विद्रोह को दबा दिया। राजस्थान के विद्रोह को समाप्त करने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया तथा चालुक्य के राजा भीम द्वितीय की राजधानी अहिंदवाड़ पर अधिकार कर लिया, परंतु अधिक समय तक गुजरात को अपने अधिकार में नहीं रख सका। 1201 ईस्वी में भीम ने पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया। खोखरों से संघर्ष। किस तरह से उसने खोखरों से संघर्ष किया? तो देखिए पंजाब में खोखर जाति ने गोरी के सूबेदार को परास्त करके लाहौर जीतने का प्रयत्न किया। इस कारण 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया। झेलम और चिनाब नदी के बीच उसका मुकाबला खोखरों से हुआ। किससे हुआ? खोखरों से हुआ। यह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के ठीक समय पर सेना को लेकर पहुंच जाने के कारण ही गोरी की इस युद्ध में विजय संभव हो सकी। मोहम्मद गोरी की सेना के द्वारा खोखरों की बड़ी निर्दयता से कत्ल किया गया। देखिए 1206 में खोखरों को दंडित करने के पश्चात गोरी लाहौर पहुंचा। वहां व्यवस्था कायम करके गजनी वापस चला गया। मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर सायंकालीन नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गोरी पर कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया। तो ये मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण के जो उद्देश्य थे वो थे भारत में स्थायी शासन स्थापित करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। मोहम्मद गोरी ने मोहम्मद गजनवी की अपेक्षा भारत पर कई बार आक्रमण किए, कई बार उसे पराजय का मुँह भी सामना करना पड़ा। मोहम्मद गोरी एक कुशल राजनीतिक दूरदर्शी शासक था। तो देखिए मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ जो जानकारी थी मैंने आपको बताई है। तो उसने कितने बार भारत पर आक्रमण किए और कहाँ कहाँ किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगातार आप चैनल से जुड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।